दोस्तों अक्सर मेरे YouTube वीडियोस पर आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछते हैं, अपनी राय देते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और कई बार कुछ सवाल या कुछ कमेंट कुछ खास होते हैं। ऐसा ही एक खास कमेंट मिस्टर राम कुमार जी ने पोस्ट किया है मेरे एक वीडियो पर। मैं ये पूरा कमेंट आपके लिए यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। राम कुमार जी कहते हैं कि पोस्टिंग दिस कमेंट ऑन 13/6/2022, अब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जब पूरी तरह डूब चुका है, नाउ यू रियलाइज दिस फेक फंड मैनेजर्स रोल। राम कुमार जी आगे लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस, पेंशन प्लान, LIC छोड़ के किसी पे भरोसा मत करो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। और क्या लिखा है राम कुमार जी ने, शेयर मार्केट में जीरो होने की भी क्षमता है। 2% इंटरेस्ट के लिए जब सारा पैसा डूब जाएगा तब पता चलेगा ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट क्या बला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं इस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राम कुमार जी का कहना है कि अब मार्केट पूरी तरह डूब चुका है। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर हम अक्सर देखते हैं इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। और यदि 13 जून 2022 की बात की जाए, जिस तारीख की इन्होंने बात की है जब ये कमेंट किया है, तो 13 जून 2022 को निफ्टी क्लोज हुआ 15,774 पर। दोस्तों निफ्टी 50 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च हुआ था और इसकी बेस वैल्यू थी 1000। तो 1996 से लेकर 2022 तक 1000 पॉइंट से बढ़कर ये निफ्टी 15,000 को क्रॉस कर गया। तो ऐसे में ये कहना कि स्टॉक मार्केट डूब चुका है, मुझे पता नहीं ये कहां से किसी के मन में आ सकता है। वहीं यदि सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स 1 अप्रैल 1979 को लॉन्च हुआ था विद वैल्यू ऑफ 100 और वो 13 जून 2022 को क्लोज हुआ 52,846 पर। तो आप देखिए कि 100 पॉइंट्स बढ़कर पहुंच गए 52,846 पर। हालांकि इसमें इससे भी अधिक वैल्यू हुई, गिरावट आई, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि इतने सालों में किस तरह से सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखी गई। तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, ये शेयर बाजार का नेचर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि शेयर बाजार में लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने में इक्विटी मार्केट कामयाब रहा है। शॉर्ट टर्म में हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि बात की जाए तो इक्विटी में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का। यह बात मैं हमेशा कहता हूं और यहां पर कुछ डेटा के साथ मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राम जी ने यह कमेंट पोस्ट किया 13 जून 2022 को, जिस दिन निफ्टी क्लोज हुआ 15,774.40 पर। और उससे 5 साल पहले यानी कि 14 जून 2017 को निफ्टी क्लोज हुआ था 9,618.15। तो 14 जून 2017 से 13 जून 2022 तक यानी कि पिछले 5 सालों की यदि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखी जाए तो वो रही 10.40%। अब वहीं यदि हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 14 जून 2012 को निफ्टी क्लोज हुआ था 5,054.75 पर। तो यदि हम 14 जून 2012 से 13 जून 2022 तक की जो वैल्यू है उस आधार पर ग्रोथ को कैलकुलेट करें तो यहां पर ये कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है 12.05% का। और थोड़ी और लंबी बात करते हैं, क्योंकि राम जी ने कहा कि रिटायरमेंट के लिए तो आपको हमेशा LIC, PPF, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इस तरह के निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो क्योंकि PPF 15 साल का अकाउंट होता है, या आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, या रिटायरमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का यहां पर डेफिनेटली होराइजन होगा। तो मैं यहां पर 15 साल के हिसाब से यदि बात करूं तो 14 जून 2007 को
निफ्टी क्लोज हुआ था 4170 पर। तो पिछले 15 सालों का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो रहा 9.28%। तो आपने देखा कि 5 साल की बात की जाए या 10 साल की बात की जाए या 15 साल की बात की जाए, यहां पर लगभग 10% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, जो कि इस तरह की स्कीम जिनकी राम जी बात कर रहे हैं उसके मुकाबले कहीं बेहतर है। अब क्योंकि राम जी ने पीपीएफ का उदाहरण दिया है और पीपीएफ एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट भी है, मैं यहां पर कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि पीपीएफ में निवेश करो या इक्विटी में निवेश करो, दोनों अलग प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्योंकि राम जी ने यहां पर कहा कि पीपीएफ में निवेश करना बेहतर है, आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएफ के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। और यदि हम 15 सालों की बात करें, उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2008 को अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया और 1 लाख रुपए वहां पर इन्वेस्ट किए और फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार बढ़ा, कई बार घटा और अभी करंट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%। और ये पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि मैं पिछले 15 सालों की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में ये सबसे अधिक था 8.80%। तो एक्चुअल बेसिस पर यदि कैलकुलेट किया जाए, किसी व्यक्ति ने हर साल 1 अप्रैल स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 टिल 2022 अगर डिपॉजिट किया हो और यह मान के चले कि अभी की जो मौजूदा दर है 7.10% की, आगे भी यही रहे 31 मार्च 2023 तक, तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यदि आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए हर साल निवेश करने पर, यानी कि 15 साल निवेश किया गया और आखिर में यह रकम बनेगी 28,44,687 रुपीज। तो यहां पर पीपीएफ में यदि 1 लाख रुपया निवेश किया गया तो वो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 प्रोवाइडेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ का अभी 7.10% वही रहे, तो मैंने आपको बताया कितनी राशि इकट्ठा हो सकती है। अब इसे कंपेयर करते हैं हम इक्विटी के साथ। तो यहां पर मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल ले रहा हूं। यदि किसी इन्वेस्टर ने उसी डेट से, यानी कि 1 अप्रैल 2008 से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो कितने रिटर्न्स बन सकते थे। तो यहां पर से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2008 को 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग वैल्यू थी 4739.55। उस बेसिस पर 21.099 यूनिट्स इन्वेस्टर को मिल जाती। मैं यहां पर कुछ एक्सपेंसेस या टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि यदि आप इंडेक्स फंड की बात करें या फिर ईटीएफ की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो यहां पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो उस दिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसे डिवाइड कर रहा हूं उस दिन के निफ्टी के क्लोजिंग वैल्यू से और उस आधार पर 21.099 यूनिट्स या निफ्टी का जो टोटल वैल्यू है उसका इतना हिस्सा इन्वेस्टर को मिल सकता था। इसी तरह से 1 अप्रैल 2009 को अगेन 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए गए और उस वक्त निफ्टी की क्लोजिंग वैल्यू थी 3060.35 और उस आधार पर 32.676 यूनिट्स इन्वेस्टर को मिल सकती थी। इसी तरह से आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2010, 11, 12, 13 एवरी ईयर 1 अप्रैल को मैंने दिखाया कि 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए गए, सेम जैसा कि 1 लाख रुपीज पीपीएफ में डिपॉजिट किए गए, उसकी जगह पर यदि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए गए होते तो क्या फर्क पड़ता। और आप देख सकते हैं यहां पर 13 जून 2022 जिसकी बात राम जी कर रहे हैं कि उस दिन मार्केट बिल्कुल गिर गया और बर्बाद हो गया, तो उस दिन क्योंकि 15,774 क्लोजिंग वैल्यू है निफ्टी की,
उस आधार पर ये टोटल वैल्यू बन जाती, यानी कि जो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे 15 साल में, उसकी वैल्यू उस दिन होती 34,60,323, जो कि आपके पीपीएफ का जो टोटल वैल्यू होती है, जो पीपीएफ की टोटल वैल्यू होती है उसके मुकाबले कहीं अधिक है। और क्योंकि पीपीएफ में मैंने उदाहरण दिया है आपको 1 अप्रैल 2023 का, क्योंकि वहां पर आपके 15 साल पूरे होंगे और वहां पर जो वैल्यू हमने बताई, तो यदि मैं ये लेके चलूं कि जो निफ्टी 13 जून 2022 को था, यदि उसमें कोई भी बढ़त ना हो, हालांकि चांसेस ये हैं कि वहां तक निफ्टी में कुछ ग्रोथ देखी जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसी वैल्यू को पकड़ कर चलूं तो भी यहां पर 9.89% का IRR आता है, जो कि आपके 7.1% जो कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुकाबले कहीं अधिक है। तो मैंने पास रिटर्न्स की बात की कि यदि आप 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स में देखें तो इक्विटी ने किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर किए। वहीं हमने देखा कि यदि 1 लाख रुपीस आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते या फिर उसकी जगह पर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते तो आपकी कितनी पूंजी बन जाती या आगे कितनी पूंजी बनने की संभावना है। तो एक बात तो तय है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां मैंने पीपीएफ का एग्जांपल लिया क्योंकि पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयर वाइज वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन यदि यहां पर जैसा कि राम जी ने कहा कि एलआईसी या बाकी स्कीम्स, अब एलआईसी में क्योंकि अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं, किसी पर 5% का तो किसी पर 6% का रिटर्न एक्सपेक्टेड रहता है। पास्ट में रिटर्न थोड़े ज्यादा भी रहे होंगे, लेकिन उन रिटर्न्स को और अलग अलग पॉलिसीज हैं उस तरह से निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन यदि आप लाइफ इंश्योरेंस से या स्पेशली एलआईसी की पॉलिसी से कंपेयर करेंगे तो यहां पर फिर आपको थोड़ा आश्चर्य और भी अधिक होगा, क्योंकि यदि आप 5-6% के साथ इस 10% के सीएजीआर को कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ हुई है, जो वैल्यू बनती है एंड में, उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। तो दोस्तों, कहने का मकसद यह है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहेगा, पहले भी आया है, आगे भी देखा जाएगा। लेकिन जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट हो, इसे एक अपॉर्चुनिटी या मौका समझना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और पहली बार इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह तो एक मौका है। मार्केट बहुत ऊंचाई पर था, आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई, आपको मौका मिला कि अब यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आप ऊंचे भाव पर, ऊंची दरों पर यूनिट्स बाय कर रहे थे, तो यहां पर जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको यूनिट्स अधिक मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में इसका आपको फायदा मिलेगा। और ये तो बात थी सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट की, मैंने सिर्फ आपको निफ्टी 50 की बात की। लेकिन यदि आप एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करें तो यहां पर रिटर्न्स एक ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले कहीं बेहतर देखे जा सकते हैं। और यदि आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स का एक्सपोजर हो, तो ये रिटर्न्स एक लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले कहीं बेहतर हो सकते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की एजुकेशन हो लॉन्ग टर्म में, या शादी का गोल हो, या फिर रिटायरमेंट की बात की जाए जिसका जिक्र इस कमेंट में राम जी ने किया, तो ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शायद दूसरी स्कीम्स के मुकाबले बेहतर साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और शायद इस वीडियो को देखने के बाद राम जी या उन जैसे दूसरे निवेशक थोड़ी इक्विटी मार्केट के बारे में अपनी सोच बदल पाएं। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, पहले क्या सोचते थे, क्या मेरे इस डेटा को प्रेजेंट करने के बाद में कुछ आपके विचार या सोच में कुछ बदलाव आया है, या फिर आप पहले से ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।